ईडियम नंबर 144 है एवरीवन, अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मतलब होता है सिंपल वर्ड्स में ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, ऑनेस्ट एंड ओपन, है ना, ईमानदार और खुला हुआ। खुला हुआ मतलब जिसमें कोई सीक्रेट नहीं है, कोई गुप्त बात नहीं, कोई छिपी हुई चीज नहीं है। एग्जाम्पल एवरीवन, द कंपनी एक्सपेक्टेड द डील टू बी क्लियर्ड अबव बोर्ड एंड एट द फास्टेस्ट पेस पॉसिबल। कंपनी चाहती थी कि वो जो डील है, वो जो सौदा है वो क्लियर हो, है ना, वो स्पष्ट हो, वो फाइनलाइज हो, बिल्कुल ऑनेस्टली और ओपनली, है ना, सबके सामने रहे सारी बातें और बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक डील क्लियर हो। और कंपनी ये भी चाहती थी कि फास्टेस्ट पेस से वो डील क्लियर हो, साइन हो। ठीक है, अबव बोर्ड मीनिंग सुन रहे हैं ना एवरीवन? ऑनेस्ट एंड ओपन, ऑनेस्ट एंड ओपन, है ना, ईमानदार और फ्रैंक कह सकते हैं। चलिए, अब ये जो इडियम है एवरीवन, ये आया है कार्ड गेम से, ताश के पत्तों के खेल से आया है ना। ताश के पत्ते एवरीवन नॉर्मली लोग टेबल पर खेलते हैं। ऐसे तो बहुत सारे लोग जमीन में बैठ के भी खेलते हैं, लेकिन टेबल पे बैठ के भी खेलते हैं, टेबल चेयर का इस्तेमाल करके। तो बहुत लोग अपने हाथ को नीचे रखते हैं टेबल के। अगर उनके हाथ नीचे हैं तो वो अपना खुरापाती दिमाग लगा सकते हैं और चीटिंग वगैरह कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा माना जाता है कि अगर उनके हाथ ऊपर हैं, बोर्ड, टेबल बोर्ड के ऊपर हैं, तो वो ऑनेस्टली प्ले कर रहे हैं, वो ईमानदारी पूर्वक खेल रहे हैं। बस उसी गेम से, कार्ड गेम से ये वाला इडियम आता है अबव बोर्ड, ऑनेस्ट एंड ओपन। आगे बढ़ते हैं, एड इंसल्ट टू इंजरी। इसका मतलब होता है एवरीवन टू वर्सन एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन, किसी खराब स्थिति को, परिस्थिति को और बदतर कर देना और खराब बना देना। ठीक है, सिचुएशन पहले से ही खराब है, पहले से ही बहुत ज्यादा खराब, उसको और ज्यादा खराब कर देना। एड इंसल्ट टू इंजरी का मतलब होता है। ठीक है, एग्जाम्पल एवरीवन, फर्स्ट दे लॉस्ट द मैच एंड देन टू एड इंसल्ट टू इंजरी वन ऑफ द प्लेयर्स वाज सस्पेंडेड फॉर चीटिंग। बताइए, पहले तो एक टीम है जो मैच हार गई, उसके बाद क्या हुआ, उनका एक खिलाड़ी, उनका एक प्लेयर चीटिंग के लिए सस्पेंड कर दिया गया मैच से। बताइए, एक तो पहले उनको इंजरी हुआ, उसके बाद इंसल्ट भी हुआ। इसका हिंदी इक्विवेलेंट भी होता है एवरीवन, इस इडियम का हिंदी इक्विवेलेंट भी होता है जले पर नमक छिड़कना। ठीक है, अब सुनिए उसके बनने की पीछे की कहानी। तो ये इडियम भी एवरीवन एइसप के एक फेबल से आता है। एइसप, है ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, ये स्टोरी राइटर है, बहुत ही फेमस। ठीक है, तो उन्होंने कहानी लिखी थी, उस कहानी में पहली बार उन्होंने इस इडियम को यूज़ किया था। उसके बाद ये इडियम्स प्रेजेंट टाइम तक यूज़ होता है, मॉडर्न टाइम में भी यूज़ होता है। तो उस कहानी में हुआ क्या था एवरीवन, एक फ्लाई होती है, मक्खी होती है, वो क्या करती है, एक गंजे आदमी के सर पे काट लेती है ना, डंक मार देती है। तो उस गंजे आदमी को क्या पेन होता है। अब वो जैसे कैसे हमें कोई मच्छर काटता है तो हमें कैसे चुभता है ना, तो हमारा एक हाथ या दूसरा हाथ उस मच्छर को मारने के लिए बॉडी के उस ऑर्गन तक जाता है। तो कभी हम मच्छर को मार पाते हैं, कभी नहीं मार पाते हैं। जब मच्छर को मार देते हैं तो हमें संतोष हो जाता है कि हमने बदला ले लिया। वो अलग बात है, वो हमारा खून चूस ले, लेकिन हमें संतोष हो जाता है। तो उस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है, वो एक गंजे को उसके सिर पे काट देती है और जब उसको बहुत चुभता है, जब उसको बहुत पेन फील होता है, तो वो गुस्से में आकर अपने सर पे बहुत जोर से मारता है। इसके पहले कि वो अपने सर पे अपने हाथ को ले जाता, वो मक्खी उड़ जाती है ना। तो एक तो पहले से उसको डंक लगा, उसके बाद उसने अपने आप को भी घायल कर लिया। अब मक्खी उसके सिर के पास से उड़ने के बाद हंसने लगती है, उसका मजाक उड़ाने लगती है। एक तो उस बाल्ड मैन को पहले इंजरी हुई, उसके बाद उसका इंसल्ट भी हुआ। तो पहली बार एइसप ने अपने उस कहानी में, उस फेबल में इस्तेमाल किया था इस इडियम को। उसके बाद से फिर ये प्रेजेंट टाइम तक यूज होता है। आगे बढ़ते हैं, 146 एवरीवन, ऑल माइट इन मेन। माइट का मतलब भी शक्ति होता है और मेन का मतलब भी शक्ति होता है, पावर होता है, स्ट्रेंथ होता है।
तो इसका मतलब हो जाता है विद ऑल वंस स्ट्रेंथ, अपनी पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी शक्ति के साथ। ठीक है एवरीवन, एग्जाम्पल है दे शाउटेड विथ माइट एंड मेन बट नोबडी केम टू रेस्क्यू देम। उन लोगों ने पूरी ताकत के साथ चीखा, चिल्लाया, लेकिन कोई उनकी मदद को नहीं आया, है ना, कोई उनको बचाने नहीं आया। ठीक है एवरीवन, सो विथ माइट एंड मेन का मतलब क्या हो गया, विथ ऑल ऑफ देयर स्ट्रेंथ। ठीक है, और यहाँ पे तो एड इंसल्ट टू इंजरी का इस्तेमाल किया ही था मैंने पहले वाले एग्जाम्पल में। आगे बढ़ते हैं, 147 है ऑल थम्स। ऑल थम्स का मतलब होता है क्लमजी और ऑकवर्ड, फिजिकली ऑकवर्ड, है ना, बेढंगा। ठीक है एवरीवन, हिंदी में एक शब्द में कहते हैं बेढंगा, अजीब, स्ट्रेंज, विचित्र। देखिए हमारे दो हाथ होते हैं, ह्यूमंस के दो हाथ होते हैं एवरीवन, और एक हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं? अब आप लोग बोलेंगे 5 उंगलियां, उंगलियां 4 ही होती है, एक अंगूठा होता है। इमेजिन कीजिए एवरीवन कि सबके सब अंगूठा हो जाए किसी व्यक्ति का। कोई कोई व्यक्ति होता है ना जिसके 6 उंगलियां होती हैं या उससे ज़्यादा होती हैं, तो इमेजिन कीजिए कि कोई व्यक्ति उसके सारे के सारे अंगूठे ही हैं, उंगली है ही नहीं, तो उस व्यक्ति का हाथ कैसा दिखेगा? वो व्यक्ति कैसा दिखेगा आपको? स्ट्रेंज दिखेगा, विचित्र दिखेगा, क्लमजी दिखेगा, ऑकवर्ड दिखेगा, बेढंगा दिखेगा। तो बस वही ऑल थम्स का मतलब वही होता है, क्लमजी और ऑकवर्ड, बेढंगा। एग्जाम्पल है आई एम ऑल थम्स व्हेन इट कम्स टू पेपर फोल्डिंग। जब पेपर फोल्डिंग की बात आती है, पेपर फोल्डिंग एवरीवन एक कला है, आर्ट है, इसमें आप पेपर को फोल्ड करके अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। तो जनाब कह रहे हैं कि जब पेपर फोल्डिंग की बात आती है ना, तो मैं ऑल थम्स हो जाता हूँ, मतलब मैं क्लमजी हो जाता हूँ, मैं ऑकवर्ड हो जाता हूँ, मतलब पेपर फोल्डिंग में बिल्कुल फिसड्डी हूँ, मुझे अच्छे से नहीं आता है कुछ भी बनाने। आगे बढ़ते हैं, 148 एवरीवन, अल्फा एंड ओमेगा। अल्फा एंड ओमेगा, इसका मीनिंग होता है बिगिनिंग एंड द एंड, है ना, शुरुआत और अंत। ठीक है, देखिए आप सबको पता होना चाहिए कि अल्फा इस साइन को बोलते हैं और ओमेगा का साइन शायद ये होता है, शायद ये होता है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये होता है ओमेगा का साइन। तो ये साइन है एवरीवन, ये चिन्ह है, ये प्रतीक है। और ग्रीक भाषा आप लोग जानते हैं ना, ग्रीक लैंग्वेज, तो ग्रीक लैंग्वेज का ये पहला लेटर है और ये आखिरी लेटर है। जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट का पहला लेटर ए होता है, लास्ट लेटर जेड है, तो वैसे ही ग्रीक अल्फ़ाबेट का पहला लेटर अल्फ़ा होता है और लास्ट लेटर ओमेगा होता है। तो ये शुरुआती लेटर है और वो अंतिम लेटर है, तो बस अल्फ़ा एंड ओमेगा का मतलब क्या हो जाता है? बिगिनिंग एंड द एंड, शुरुआत और अंत। एग्जाम्पल देखिए, he loved his wife very much and said that she was the alpha and omega of his life। वो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था और उसने यहाँ तक कह दिया कि उसकी पत्नी ही उसके जीवन की शुरुआत है और अंत है, मतलब उसकी पत्नी ही उसके लिए सब कुछ है। ठीक है, सो अल्फा एंड ओमेगा एवरीवन, यानी बिगिनिंग एंड द एंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, 149 एवरीवन, अल्फाबेट सूप। अगला इडियम कौन है, अगला मुहावरा कौन है एवरीवन? अल्फाबेट सूप। सूप तो समझते हैं आप, एक तरह का फूड आइटम है, एक तरह का बीवरेज है ना, पिया जाता है उसको, खाते भी हैं लोग, कुछ लोग खा के पीते हैं, कुछ लोग पी के खाते हैं। अल्फ़ाबेट सूप, तो अल्फ़ाबेट सूप का मतलब क्या होता है? अल्फ़ाबेट सूप एक्चुअली एक जंबल होता है, मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है शब्दों का या अक्षरों का, है ना, शब्दों का, अक्षरों का या फिर अंकों का जो मिश्रण होता है उसको अल्फ़ाबेट सूप कहते हैं। ऑफन रेफरिंग टू ऑर्गेनाइजेशन, है ना, तो वो नाम होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, संगठनों के ही नाम होते हैं, संगठनों के नाम को ही अल्फ़ाबेट सूप कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, फिर उसके पीछे की कहानी को भी सुनेंगे। ऑल दो इंस्टीट्यूशंस ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट आर कंफ्यूजिंग। क्या बोला जा रहा है एवरीवन? यूरोपियन पार्लियामेंट के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी संस्थान हैं, सब कंफ्यूजिंग है, उनके नाम कंफ्यूजिंग है। ठीक है, रियल अल्फ़ाबेट सूप, ऐसे ऐसे उनके नाम हैं कि उनको अल्फ़ाबेट सूप कहना गलत नहीं होगा, मतलब उनके नाम में क्या है? लेटर्स और वर्ड्स का मिक्सचर है, मिश्रण है। ठीक है, अभी अल्फ़ाबेट सूप कहाँ से आ गया एवरीवन? तो पुराने ज़माने में लोग सच में क्या करते थे? सूप बनाते थे, है ना, पास्ता से सूप बनाते थे, और वो जो मटेरियल यूज़ होता था सूप बनाने के लिए वो लेटर अक्षर के ही फॉर्म में होते थे।
बस उसी से वो अल्फ़ाबेट, लिटरली अल्फ़ाबेट का सूप बना रहे थे लोग, और फिर ये यहाँ पे यूज़ होने लगा इस तरह से। अल्फ़ाबेट सूप यानी जंबल, मिक्सचर, मिश्रण किसका? वर्ड्स का और लेटर्स का। एग्जाम्पल आपने सुना है, ये है इडियम नंबर 149। चलिए 150th इडियम है एवरीवन, एज डेफ्ट एज अ ब्रश। ठीक है, DAFT, डेफ्ट का मतलब होता है स्टूपिड, सिली, फुलिश, है ना, बेवकूफ, मूर्ख, नादान। और एज डेफ्ट एज अ ब्रश का मतलब हो जाता है वेरी स्टूपिड, वेरी सिली, वेरी फुलिश, बहुत ज्यादा मूर्ख। एग्जाम्पल एवरीवन, शी वॉज एज डेफ्ट एज अ ब्रश एंड नेवर सेड एनीथिंग सेंसिबल। She was as deft as a brush means what? She was very foolish and never said anything sensible. बहुत मूर्ख थी, कभी भी समझदारी वाली बात बोलती ही नहीं थी। आगे है 151 एवरीवन, as fit as a fiddle। as fit as a fiddle, इसका शब्दार्थ क्या होगा? फिडल के इतना फिट होना। ठीक है, FIDDLE फिडल। फिडल एवरीवन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट होता है, तार लगा होता है, जैसे कि वॉयलिन। ठीक है, तो वॉयलिन ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको आपको हमेशा अच्छे कंडीशन में रहना है। ठीक है, अच्छे कंडीशन में रखना है। तो फिडल कितना फिट होना मतलब बहुत फिट होना, बहुत वेल होना, बहुत स्वस्थ होना, बहुत सही होना। ठीक है, शी हैड फॉलन वेरी इल बट विथ रेस्ट एंड मेडिकेशन शी इज नाउ फिट एज अ फिडल। क्या कह रहा है भैया एग्जाम्पल सेंटेंस, कि बीमार पड़ गई थी, वो बहुत बीमार हो गई थी, लेकिन रेस्ट लिया उसने, मेडिकेशन लिया उसने, और उसके बाद फिर वो फिट हो गई, है ना, बहुत फिट हो गई, बहुत स्वस्थ हो गई, बहुत हेल्दी हो गई। चलिए 152 है एवरीवन, एट लॉगर हेड्स। इसका मतलब होता है सिंपल वर्ड्स में इन कॉन्फ्लिक्ट विथ समबडी। इन कॉन्फ्लिक्ट विथ समबडी, किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में होना, वाद विवाद में होना, है ना, डिसएग्रीमेंट में होना। ठीक है, लड़ाई झगड़े में होना। एग्जाम्पल है, काउंसिलर्स वर एट लॉगर हेड्स विद द गवर्नमेंट ओवर द ग्रांट एलोकेशन। क्या कहा जा रहा है एवरीवन, कि जो काउंसिलर्स थे, काउंसिल से बना काउंसिलर, है ना, काउंसिल यानी परिषद और काउंसिलर यानी पार्षद। तो जो पार्षद लोग थे वो सरकार के साथ क्या थे? कॉन्फ्लिक्ट में थे, है ना, सरकार के साथ वो डिसएग्रीमेंट में थे, सरकार के साथ उनका वाद विवाद चल रहा था ग्रांट एलोकेशन को लेकर। तो एट लॉगर हेड्स मतलब इन कॉन्फ्लिक्ट विथ समबडी, किसी के साथ वाद विवाद होना, है ना, डिसएग्रीमेंट में होना। 153 एवरीवन, एट सिक्सेस एंड सेवेंस। एट सिक्सेस एंड सेवेंस का मीनिंग सिंपल वर्ड में होता है अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। कंफ्यूजन की स्थिति, है ना, असमंजस, दुविधा की स्थिति, मतलब वो स्थिति जहां समझ में नहीं आता है आपको कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आफ्टर द प्रेसिडेंट्स अनाउंसमेंट वी वर ऑल एट सिक्सेस एंड सेवेंस, है ना, राष्ट्रपति के अनाउंसमेंट के बाद, राष्ट्रपति के घोषणा के बाद हम सब लोग कंफ्यूज्ड हो गए, है ना, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। अब सुनिए इस इडियम के बनने की पीछे की कहानी। ठीक है एवरीवन, बात उन दिनों की है जब मर्चेंट टेलर्स, दर्जी, है ना, और फर बेचने वाले लोगों के बीच में झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गया, है ना, प्रेसिडेंस को लेकर मतलब कि कौन सीनियर है, कौन जूनियर है, कौन सुपीरियर है, कौन इंफीरियर है, कौन ऊपर है, कौन नीचे है, उन दोनों के बीच एवरीवन लड़ाई झगड़ा हो गया। सालों तक दोनों के बीच में, दोनों समूहों, दोनों गुटों के बीच में आर्गुमेंट्स होता रहा, तर्क वितर्क होता रहा। बाद में फिर जाकर एक राजा ने ये डिसाइड किया कि कुछ समय तक ऊपर माना जाएगा मर्चेंट्स को, उसके बाद फिर उतनी ही देर के लिए क्या इंपॉर्टेंट माना जाएगा, सुपीरियर माना जाएगा, सीनियर माना जाएगा फर बेचने वाले व्यापारियों को। तो बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कौन ऊपर है, कौन नीचे है, कौन सुपीरियर है, कौन इन्फीरियर है, कौन सीनियर है, कौन जूनियर है। ठीक है, तो ये छठे और सातवें पोजीशन के लिए ही लड़ाई झगड़ा था।
छठे और सातवें पोजीशन के लिए ही वाद विवाद था, है ना। सब चाह रहे थे कि हम छठे पोजीशन पे रहें, टेलर्स भी चाह रहे थे और फर बेचने वाले भी चाह रहे थे, ऊपर ही रहना चाह रहे थे सब लोग। चलिए बढ़ते हैं आगे। 154, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब होता है बैक टू द बिगिनिंग, है ना। यानी ड्राइंग बोर्ड जो है वो बिगिनिंग का प्रतीक है ना। बैक टू द बिगिनिंग यानी वापस वहीं आ जाना जहां से आपने शुरुआत किया था, ठीक है। इफ आवर प्रपोजल इज नॉट एक्सेप्टेड वी विल गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। क्या कह रहा है भैया एग्जाम्पल सेंटेंस कि अगर हमारे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाता है तो हम लोग बिगिनिंग से शुरुआत करेंगे, हम लोग वापस वहीं चले जाएंगे जहां से हमने शुरुआत की थी। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड यानी बैक टू द बिगिनिंग, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं एवरीवन। 155, बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ समबडी। बी ग्लैड यानी बी हैप्पी, खुश होना, खुश होना किसी के पीठ को देखकर, ठीक है एवरीवन। ये शब्दार्थ है और भावार्थ क्या होता है इसका, बी हैप्पी व्हेन अ पर्सन लीव्स, है ना। किसी व्यक्ति के जाने पर, चले जाने पर, उस जगह को छोड़ के चले जाने पर खुश होना, प्रसन्न होना, ठीक है। एग्जाम्पल एवरीवन, व्हेन ही इज एंग्री आई लव टू सी द बैक ऑफ माई डैड। क्या मतलब हुआ कि जब मेरे पिताजी क्रोध में होते हैं, गुस्से में होता है, तब तो वो जाते ही अच्छे दिखते हैं, तब तो यही अच्छा होता है कि वो यहाँ से चले जाए। नहीं तो अगर वो गुस्से में है और मेरे पास है तब तो फिर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी अनप्लेजेंट हो सकता है, ठीक है एवरीवन। अब इसको आप रिलेट कर सकते हैं, शब्दार्थ को, भावार्थ को आप लिंक स्टैब्लिश कर सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति आपसे दूर जा रहा होता है, आपके प्लेस को छोड़ के जा रहा होता है, तो उसकी पीठ ही आपको दिखती है। तो किसी का पीठ दिखना और किसी के पीठ को देख के खुश होना, मतलब जब वो जा रहा है तो उसके जाने से आपको खुशी है। एग्जाम्पल था ये, सुन लिया आपने। चलिए इडियम नंबर 156 एवरीवन, बी गोइंग प्लेसेस। बी गोइंग प्लेसेस का मतलब होता है सिंपल वर्ड्स में बी टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल, है ना। सफल होना और प्रतिभाशाली होना, ये मीनिंग होता है बी गोइंग प्लेसेस का, ठीक है। अभी इसका एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए एवरीवन एग्जाम्पल देख लेते हैं गोइंग प्लेसेस का। एग्जाम्पल है, वी ऑलवेज न्यू बबीता वॉज गोइंग प्लेसेस, शी वॉज डिफरेंट। हम लोगों को पहले से ही पता था, हमेशा से पता था कि बबीता वॉज गोइंग प्लेसेस मीन्स बबीता वॉज टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। बबीता टैलेंटेड और सक्सेसफुल थी क्योंकि वो डिफरेंट थी, बाकियों से डिफरेंट थी, ठीक है एवरीवन। सो गोइंग प्लेसेस यानी टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। ओके, नेक्स्ट इडियम इज बी इन द रेड। बी इन द रेड का मतलब होता है बी इन अ लॉस और डेब्ट, यानी ये जो रेड है, रेड कलर, रेड इंक, वो प्रतीक है, वो सिंबल है ना, वो रिप्रेजेंट करता है लॉस को या डेब्ट को, है ना। लॉस यानी नुकसान, घाटा, डेब्ट कर्ज को, ऋण को, ठीक है एवरीवन। पुराने ज़माने में ऐसा होता था एवरीवन कि लोग अपने लॉस को या डेब्ट को रेड इंक से लिखते थे, तो बस रेड इंक प्रतीक बन गया लॉस और डेब्ट का। एग्जाम्पल है, शीला इज इन द रेड दिस मंथ एंड सो शी कांट अफोर्ड नेसेसरी सप्लाईज। शीला जी इस महीने रेड में है, रेड में है मतलब डेब्ट में है, या यूं हो सकता है लॉस में है और इसलिए इस महीने की नेसेसरी सप्लाईज वो अफोर्ड नहीं कर सकती, वहन नहीं कर सकती है वो। चलिए 158 एवरीवन, बी इन द सेम बोट। बी इन द सेम बोट का शब्दार्थ क्या होगा, एक ही नाव में होना। अब एक ही नाव मतलब यहाँ पे जो नाव है वो प्रतीक है प्रॉब्लम का, है ना। टू हैव द सेम प्रॉब्लम, एक ही तरह की समस्या होना एज अदर पीपल, है ना, जैसा कि दूसरे लोगों को है, ठीक है एवरीवन। क्या होता है जब नाव, जब बोट डेंजर में होता है, खतरे में होता है, डूबने वाला होता है, तो उस पर सवार सारे पैसेंजर्स खतरे में होते हैं, तो एक ही साथ सब लोग खतरे में होते हैं। तो बस एवरीवन ऐसा ही मीनिंग भी है उसका कि टू हैव द सेम प्रॉब्लम एज अदर पीपल, मतलब वही समस्या होना जो बाकी लोगों को भी है, मतलब सेम सिचुएशन में होना। एग्जाम्पल है, आई नो दिस इज डिफिकल्ट वर्क but we are all in the same boat here, so we will have to do this together, ठीक है एवरीवन। कहा जा रहा है कि मुझे पता है कि ये कार्य मुश्किल है, कठिन है,
फिर भी हमें इसे करना होगा, है ना, क्योंकि वी ऑल आर इन द सेम बोट, है ना, हम सब लोग एक ही सिचुएशन में हैं, एक ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो हम सबको मिलकर इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने की कोशिश करनी हो। आगे बढ़ते हैं एवरीवन। 159 बी इन टू माइंड्स, है ना, तो यहाँ पे जो टू माइंड्स है वो प्रतीक है डाउट का, शक का, संदेह का, ठीक है, कोई कंफ्यूजन का, है ना। दो माइंड्स होना मतलब दो तरह की बातें आपके दिमाग में चलना, है ना, कोई एक पर्टिकुलर डिसीजन न ले पाने वाले सिचुएशन में होना। एग्जाम्पल है, आई एम इन टू माइंड्स अबाउट एक्सेप्टिंग द जॉब, है ना, जॉब को एक्सेप्ट करने को लेकर मैं क्या डाउट में हूँ, मैं कंफ्यूजन में हूँ, वेदर टू एक्सेप्ट द जॉब और नॉट, जॉब को एक्सेप्ट करूँ या ना करूँ। चलिए 160 है एवरीवन, बहुत ही कॉमन फ्रेज है ये, आउट ऑफ ऑर्डर। इसके दो मीनिंग्स होते हैं। इसका पहला मतलब होता है अनएक्सेप्टेबल और अनफेयर, है ना, अनएक्सेप्टेबल और अनफेयर, ये बिहेवियर के लिए, ये एक्शन के लिए, एक्टिविटी के लिए यूज होता है। अनफेयर मतलब नाजायज, गलत। अनएक्सेप्टेबल मतलब जो स्वीकार्य नहीं है, अस्वीकार्य। एग्जाम्पल एवरीवन, हिज बिहेवियर इन द मीटिंग वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, है ना, मीटिंग में उनका जो बर्ताव था वो आउट ऑफ ऑर्डर था। आउट ऑफ ऑर्डर था मतलब अनएक्सेप्टेबल था, अनफेयर था, है ना, अनएक्सपेक्टेड था, दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ हिम। यस, सेकंड मीनिंग एवरीवन, नॉट वर्किंग, है ना, टू बी इन अ कंडीशन वेयर समबडी और स्पेशली समथिंग, machine doesn't work. I'm afraid we have to walk up the stairs, the elevator is out of order, है ना। I'm afraid means I'm sorry, है ना, I'm afraid means I'm sorry, मुझे दुख है कि हम लोगों को स्टेयर्स पे चढ़ना होगा, चढ़ के ऊपर जाना होगा। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है क्योंकि जो एलिवेटर है वो आउट ऑफ ऑर्डर है, एलिवेटर इज नॉट वर्किंग, ठीक है। चलिए 161 एवरीवन, अंडर समबडीज थंब। इसका शब्दार्थ क्या होगा, किसी व्यक्ति के अंगूठे के नीचे होना। तो यहाँ पे जो थंब है, अंगूठा है, वो प्रतीक है कंट्रोल का। किसी के अंगूठे के नीचे होना मतलब किसी के कंट्रोल में होना, है ना, उसके वश में होना, जो वो कहेगा वही करना, जो वो नहीं कहेगा वो ना करना। एग्जाम्पल है, ही हैज बीन अंडर हिज मदर्स थंब फॉर इयर्स। तो सालों से वो अपनी माँ के कंट्रोल में रहा है, ठीक है। He has been under his mother's thumb. Under his mother's thumb means was under his mother's control. ठीक है एवरीवन। 162 bear the palm. Bear the palm का मीनिंग होता है सिंपल वर्ड्स में to win reward, कोई पुरस्कार जीतना। एग्जाम्पल देखते हैं तो कॉन्टेक्स्ट भी क्लियर हो जाएगा एवरीवन कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये इडियम यूज होता है। चलिए एवरीवन एग्जाम्पल देख लेते हैं बेयर द पाम का, जिसका मतलब होता है टू विन अ रिवॉर्ड। एग्जाम्पल है, रीटा बोर द पाम इन द डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट। रीता बोर द पाम मीन्स रीता won a reward. रीता won a reward in where the declamation contest. डिक्लेमेशन मतलब स्पीच, है ना, तो रीता ने स्पीच कॉन्टेस्ट में एक रिवॉर्ड जीता, ठीक है। तो बियर द पाम एवरीवन टू विन अ रिवॉर्ड। आगे बढ़ते हैं अगले इडियम्स के तरफ। अगला इडियम है नंबर 163 एवरीवन, बिसाइड द मार्क। बिसाइड द मार्क मतलब इररिलेवेंट, है ना। मार्क मतलब क्या होता है, निशान होता है, चिन्ह होता है ना। तो वो जो मार्क है, वो जो निशान है, वो जो चिन्ह है, वो लिमिट का, मर्यादा का संकेत है, संकेतक है ना, इंडिकेटर है। अब भाई आप उसके बिसाइड, है ना, बिसाइड का मतलब क्या होता है, और मतलब उसके बगल में रहते हैं, तो मतलब यानी आप सही नहीं हैं, आपकी जो बातें हैं, आपके जो थॉट्स हैं, जो व्यूज़ हैं, आपके जो एक्शंस हैं, है ना, वो करेक्ट नहीं है, वो रेलेवेंट नहीं है, वो अप्रोप्रिएट नहीं है, वो सही नहीं है, वो गलत है। तो बिसाइड द मार्क का मतलब होता है इररिलेवेंट, है ना, बेतुका, बिना सिर पैर का, गलत, अनुचित, है ना, नाजायज, ये सारे मीनिंग्स हो जाएंगे एवरीवन। हर आंसर इज बिसाइड द मार्क सो शी विल नॉट बी गिवन गुड मार्क्स। कहा जा रहा है एवरीवन कि उनका जवाब
बिसाइड द मार्क है, मतलब उनका जवाब, उनका उत्तर है ना, उनका आंसर इररिलेवेंट है, करेक्ट नहीं है, सिंपल वर्ड्स में इनकरेक्ट है, इसलिए उनको अच्छे मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। ठीक है एवरीवन, बिसाइड द मार्क यानी इररिलेवेंट है ना, इनकरेक्ट, अनफेयर, अनुचित, नाजायज। आगे बढ़ते हैं 164 एवरीवन, बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा। देखिए हॉर्न का मतलब क्या होता है, सिंग होता है, सिंग जो जानवरों में होता है, गाय भैंस बकरी है ना, भेड़ में होता है, हिरण में होता है। और डिलेमा का मतलब कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन मतलब वही असमंजस, दुविधा। तो क्या शब्दार्थ आ रहा है एवरीवन कि दुविधा के सिंगों के बीच होना, दुविधा के सिंगों के बीच होना है ना, आप सिंगों के बीच में, मतलब क्या हो गया इसका आसान शब्दों में, स्ट्रगलिंग टू चूज बिटवीन टू प्रॉब्लमेटिक ऑप्शन। ठीक है, तो दो समस्याएं हैं, अब उन दोनों में से किसी एक को चुनना है, वहीं पे आप स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है भाई कौन सा प्रॉब्लम चूज करें। मतलब ये वो वाली बात हो गई जो हमारे हिंदी में होता है ना मुहावरा, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, है ना, जिधर भी जाएंगे हम लोगों को परेशानी ही होगी। तो दो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में से किसी एक को चूज करना होता है। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं, मीनिंग क्लियर होगा। आई एम रियली ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा हियर, whether to accept this job and move away from my family or say no to it। भाई अभी तो मैं सच में बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा में हूँ, दो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के बीच में फंसा हुआ हूँ। अगर मैं जॉब एक्सेप्ट करता हूँ, पैसे कमाऊंगा ठीक है, लेकिन मुझे अपने परिवार से दूर जाना पड़ेगा। अगर जॉब को ना बोल देता हूँ तो फिर पैसे नहीं कमाऊंगा मैं। तो बड़ी विकट परिस्थिति है ना, बड़ी मुश्किल परिस्थिति है, दो मुश्किल परिस्थितियों में से किसी एक को चुनना है। सो देख पा रहे हैं आप एवरीवन, इस एग्जाम्पल सेंटेंस में यूज किया गया है किसको, यस इस इडियम को, आई एम रियली ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा। यहाँ पे बिटवीन के बदले ऑन दे दिया गया है, ऑन भी चलता है, बिटवीन भी आप वहां पे लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इडियम इज 165, बियॉन्ड द पेल, बियॉन्ड द पेल। ठीक है एवरीवन, देखिए PALE पेल, पेल का मतलब नाउन के रूप में होता है पॉइंटेड पीस ऑफ वुड, पॉइंटेड पीस ऑफ वुड, लकड़ी का है ना, नुकीला पीस। ठीक है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है फेंसिंग के लिए, है ना, घर के चारों तरफ फेंसिंग के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो फेंस के आप बियॉन्ड है, फेंस के आप बाहर है, मतलब आप अनएक्सेप्टेबल है ना, आप एक्सेप्टेबल नहीं है। तो बियॉन्ड द पेल का मतलब होता है अनएक्सेप्टेबल, अस्वीकार्य, जिसको कि एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, जिसको कि अपनाया नहीं जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, यू हैव गॉन बियॉन्ड द पेल विद योर बिहेवियर टुनाइट। आज रात आपने तो हद ही पार कर दिया है ना, क्योंकि आपका आज का जो बिहेवियर था, बर्ताव था, जो स्वभाव था, वो अनएक्सेप्टेबल था, है ना, क्योंकि वो मर्यादा के पड़े था, लिमिट, सीमा के बाहर की चीज थी। तो बियॉन्ड द पेल मीनिंग तो आपको दिख ही रहा है, अनएक्सेप्टेबल, बियॉन्ड द पेल यानी बियॉन्ड द लिमिट। ठीक है, चलिए 166 एवरीवन, ईडियम है बाइट द बुलेट। इसका शब्दार्थ होगा बुलेट, बुलेट समझते हैं ना, गोली को बोलते हैं, बंदूक की गोली, तो गोली को चबाना। ठीक है, इसका अर्थ होता है आसान शब्दों में टू बी ब्रेव एंड फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन, बहादुर होना और मुश्किल परिस्थिति का सामना करना, बहादुर होकर किसी मुश्किल परिस्थिति का सामना करना, बाइट द बुलेट। ठीक है, अब उसके बनने के पीछे की कहानी को सुनिए। देखिए एवरीवन, ऐसा माना जाता है कि ये ईडियम आया है उस समय से जब अमेरिकन सिविल वॉर हो रहा था, अमेरिका में गृह युद्ध जब हो रहा था, और जब सोल्जर्स घायल होते थे तो उस समय, और जब पेन किलर्स नहीं होता था डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ऑपरेशन जब करते थे तो क्या करते थे डॉक्टर ना, एक बुलेट है ना, गोली दे देते थे पेशेंट को, सोल्जर को, कि आप इसी को चबाइए और आप उसी पे फोकस करिए। आप ये मत फील कीजिए कि आपके बॉडी पार्ट को ऑपरेट किया जा रहा है, उसकी सर्जरी की जा रही है, आप बस बुलेट को बाइट कीजिए, आप अपना फोकस वहाँ रखिए। तो जो सैनिक, जो सोल्जर, जो पेशेंट है ना, बुलेट
को चबाने पर कॉन्सेंट्रेट करता था, लिटरली ऐसा बुलेट उनको दिया जाता था चबाने को, तो जो उस पर कॉन्सेंट्रेट करते थे उनका ऑपरेशन हो जाता था, फिर वो बच जाते थे, और जो बुलेट बाइटिंग पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते थे वो तो मर ही जाते थे। घायल हैं, ऑपरेशन की ज़रूरत है, ऑपरेशन होगा नहीं, मेडिकेशन मिलेगा नहीं, ट्रीटमेंट क्योर मिलेगा नहीं, तो वो मरेंगे ही, है ना। दे आर बाउंड टू डाई, मरना ही है उनको, इफ़ दे आर नॉट ऑपरेटेड ऑन। चलिए एवरीवन एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑल सोल्जर्स हैव टू बाइट द बुलेट व्हेन दे गॉट देयर ड्राफ्टिंग लेटर। ठीक है, सो ऑल सोल्जर्स हैव टू बाइट द बुलेट। ऑल सोल्जर्स हैव टू बाइट द बुलेट मीन्स व्हाट? ऑल सोल्जर्स हैव टू बी ब्रेव एंड फेस द डिफिकल्ट सिचुएशन व्हेन दे गॉट देयर ड्राफ्टिंग लेटर। तो भाई जब उनको ड्राफ्टिंग लेटर मिल जाएगा, है ना, जब उनको पत्र मिल जाएगा, जब उनको आदेश मिल जाएगा कि आपको उस जगह पे जाकर के लड़ाई करना है, तो आपको बहादुर होकर, है ना, बहादुर होकर आपको जाके लड़ाई लड़नी ही होगी। चलिए 167 एवरीवन, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद, ठीक है एवरीवन, और इन डिस्गाइज का मतलब होता है वेश में, है ना, नॉट ओपन, इन सीक्रेट, छिपा हुआ। सो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मीनिंग सिंपल वर्ड में क्या होता है एवरीवन? गुड आउटकम फ्रॉम एविल सिचुएशन। ठीक है, किसी बुरी परिस्थिति से अच्छा परिणाम बाहर आना, किसी बुरी परिस्थिति से अच्छा परिणाम बाहर आना, ये मतलब होता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का, है ना। एग्जाम्पल लिखिए, लूजिंग दैट जॉब टर्न्ड आउट टू बी ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर हिम। वो कैसे भाई? एज इट फोर्स्ड हिम टू प्लंज इनटू बिजनेस। क्या कहा जा रहा है एवरीवन इस एग्जाम्पल सेंटेंस में? कि उसकी जॉब छूट गई, है ना। तो जॉब छूटना अच्छी बात तो होती नहीं है। अब पहली नज़र में तो यही लग रहा था उसको कि भाई बहुत बुरा हुआ उसके साथ, लेकिन फिर ये ब्लेसिंग कैसे बना? उसको बिजनेस में कूदना पड़ा, है ना, उसको बिजनेस करना पड़ा, उसको व्यापारी बनना पड़ा, और फिर वो सक्सेसफुल बिजनेस हो गया। तो अगर उसकी जॉब नहीं छूटती तो जॉब करते रह जाता, वो बिजनेस में नहीं आता, और फिर बिजनेस में वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होता, है ना। तो बुरी सिचुएशन से वो जॉब छूटना उस बुरी सिचुएशन थी, लेकिन फिर उस बुरी सिचुएशन से आउटकम रिजल्ट अच्छा आ गया। ठीक है एवरीवन, तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब गुड आउटकम फ्रॉम एविल सिचुएशन। ये था इडियम नंबर 160।